गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर जो 8 है आप लोगों का सोशल साइंस का, इसमें हम लोग देखने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो चैप्टर नंबर जो 8 है आप लोगों का हिस्ट्री अभी चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में क्या हुआ था, ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है वो याद होगा। 1914 से लेकर 1918 तक क्या चलता है, वर्ल्ड वॉर चलता है। और फिर 1939 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के बीच में लगभग, या वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ही हम लोग बोल सकते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिला था। अब सबसे पहले कुछ टेक्निकल जो वर्ड है इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पर दिया है वो है रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्रांति। अब क्रांति क्या होता है, किसी कम समय में, बहुत कम समय में कोई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाना, कोई चेंज आ जाना, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने डिजिटल रिवॉल्यूशन सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा। तो कुछ समय में ही हम लोग देखते हैं, आज से 10 साल पहले अगर देखेंगे तो उतना डिजिटली हम लोग एडवांस्ड नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब उतने ज़्यादा इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे 10 सालों में क्या हो गया है, एक डिजिटल क्रांति आ गई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल क्रांति। वैसे ही रसिया में बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। इसी के कारण हम लोग इसमें रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद एक टर्म दिया गया यहाँ पर, डिक्टेटरशिप और मोनार्की। तो मोनार्की मतलब क्या होता है, राजतंत्र या राजशाही, राजा का शासन। राजा का जो शासन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की। अब आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। तो इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, तो मोनार्की जो होता है वो राजा के द्वारा, अगर राजा जनता के भलाई के लिए शासन कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तब तो वो राजतंत्र कहलाएगा। लेकिन अगर वही राजा अपने फायदे के लिए या अपने मन मर्जी से क्या कर रहा है, जनता जनता के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, उनके ऊपर उनका शोषण कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिक्टेटर या तानाशाह बोल देते हैं। हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो जो थे वो एक डिक्टेटर थे। उसके बाद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, मतलब लोगों का शासन। तो ये डेमोक्रेसी आप लोग जान चुके हैं और आगे इसको हम लोग देखेंगे। तो जब जनता का शासन होता है, यानी कि इलेक्शन वगैरह होता है, तो वो डेमोक्रेसी में काउंट हो जाता है। अब पहले, यानी कि अगर 19 हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में या उसके बाद की बात करें, तो उस समय में क्या था, उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी आया नहीं था। डेमोक्रेसी जो है कुछ ही कंट्रीज़ में था, जैसे यूएसए और ब्रिटेन वगैरह में। तो उसके बाद फिर क्या होता है, देखते हैं बाकी जगह पर भी क्या होता है, डेमोक्रेसी का डिमांड होता है। लेकिन उससे पहले मोनार्की ही, यानी कि राजा का शासन ही लगभग सब जगह होता है। तो जर्मनी ने भी धीरे धीरे, हम लोगों ने देखा कि जर्मनी में भी क्या हुआ, डेमोक्रेसी आया। तो जर्मनी ने क्या कर लिया था, अपने लिए संविधान बनाया। जब जर्मनी हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, फिर उसने क्या किया, लोगों के डिमांड पर, अपने सिविलियंस की डिमांड पर वहाँ पर संविधान बनाया। जर्मनी के संविधान को बोलते हैं हम लोग वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है, आप लोगों को पूछा जाता है। इसमें लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए थे। फिर 1923 में क्या होता है, जो टर्की है, जिसको बताए थे हम लोग, जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, तो टर्की में भी क्या हो जाता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाता है। और जो भी पुराने जो मुस्लिम जो रूल्स चलते आ रहे थे, उसके जगह पर अब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर तैयार कर लिया जाता है। तो एक नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मॉडर्न जो तुर्की है, उसका फादर ऑफ मॉडर्न टर्की जो है, वो मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क को बोला जाता है। तो देखो इसके नाम में भी तुर्क आ रहा है, तो मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। टर्की जो है, जिसको हम लोग तुर्की हिंदी में बोलते हैं, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है और उसका भी नाम क्या हो गया है, तुर्कीये हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुर्कीये या टर्की बोल सकते हैं, टर्की नहीं बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात होने लग गई। जो अमेरिका जैसे देश थे, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात कही। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि क्या होता है, जैसे हम लोग राम राज्य सुने हैं कि यहाँ पर सबकी बातें सुनी जाती हैं, लोगों को सब अधिकार दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं। जैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी का होना,
लोगों को अधिकार देना, मल्टी पार्टी सिस्टम की मतलब लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे इंडिया में है कि पता चल रहा है एक ही पार्टी नहीं होना चाहिए, उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए क्योंकि जिस पार्टी को वो चाहे उसको वोट दे सके। लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, हेल्थ जो है उसके लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स कॉलेज होना चाहिए एजुकेशन के लिए। तो ये सब यूएसए और ब्रिटेन ने क्या किया था, वेलफेयर स्टेट की बात कही थी। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में। तो रसिया का आप लोगों को स्टोरी समझने से पहले, रशियन रिवॉल्यूशन को समझने से पहले उसका स्टोरी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि रसिया का सिस्टम क्या हुआ करता था। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि रसिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। कैसे, एरिया वाइज अगर देखें तो उसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि वो क्या हो गया, ये वाला पोर्शन एशिया में आता है कुछ पोर्शन, और कुछ वाला पोर्शन जो है ये यूरोप में आता है। इतना बड़ा है। और उस समय तो उससे भी अभी अभी से ज़्यादा बड़ा हुआ करता था जो रसिया है। तो वहाँ पर क्या हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था, किंग का रूल हुआ करता था। तो उस समय जो किंग था, वर्ल्ड वार मतलब रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में 1914 से, उस समय जो किंग था उसका नाम क्या था, जार निकोलस सेकंड। तो ये आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। जार जो राजा होता था उसी को जार बोला जाता था, CZAR, निकोलस सेकंड। तो जार निकोलस सेकंड उस समय वहां का राजा हुआ करता था। अब ये कौन से डायनेस्टी का था, तो ये रोमनो डायनेस्टी का था। रोमनो डायनेस्टी वैसे ही याद करो जो बताया था आप लोगों को कि जापान में कौन सा डायनेस्टी, टोकागुआ डायनेस्टी बताया था ना, तो वैसे ही यहाँ पर रोमनो डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था जार निकोलस सेकंड। अब ये पूरा क्या था, ये जो राजा था वो पूरा लुल आदमी था। लुल आदमी मतलब इसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता था। ये क्या करता था, पावर, ये जो पावर रहता था और यहाँ पर रिच पीपल के पास में, या जो पैसे वाले लोग होते थे, लैंड ऑनर होते थे, उनकी सहायता से, उनके हेल्प से ये क्या करता था, अपना राजकाज चलाया करता था। और उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, वर्कर को या लेबर को वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता था। तो और वहाँ पर यूरोप में, रसिया में क्या चलता था, सर्फडम चलता था उस समय। सर्फडम क्या होता था, दास प्रथा। दास प्रथा मतलब कि क्या होता है, जैसे बड़े बड़े खेत रहते थे, मान के चलो 100 एकड़ का कोई खेत हो गया, 100 एकड़ ऑफ या 200 एकड़ ऑफ क्या है, लैंड है। तो उस समय वहाँ पर उसका एक कोई लैंड ऑनर रहता, और वहाँ पर जो फार्मर्स रहते थे, पीजेंट्स, उनको वर्कर की तरह खेतों में काम कराया जाता था। खेतों में काम कराया जाता था, ना उनको छुट्टी दी जाती थी। और अगर मान के चलो ये कोई लैंड ऑनर है और एक कोई दूसरा लैंड ऑनर हो गया, जमींदार हो गया, इसने अपनी इसको जमीन बेच दी, तो जितने भी वर्कर्स थे वो सभी के सभी इसके साथ नौकर के रूप में यहाँ पर बेच दिए जाते थे। तो इनका हालत बहुत खराब था, छुट्टी नहीं मिलता था, बहुत कम खाने के लिए दिया जाता था, बहुत टैक्स इनसे लिया जाता था। तो यही सर्फडम था। तो इसको खत्म कर दिया जार निकोलस सेकंड ने। कब खत्म कर दिया, 1861 में। 1861 में क्या हुआ, जार निकोलस ने इसको, जो जार था, सॉरी जार निकोलस तो नहीं आएगा, सेकंड ये बाद में आता है, जार ने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया 1861 में। तो 1861 में उसने खत्म कर दिया। तो ये तो फिर सोचोगे कि राजा ने तो अच्छा काम किया कि दास प्रथा से उनको मुक्त कर दिया जो पीजेंट थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये जो पीजेंट थे इनको ही उल्टा इसका नुकसान झेलना पड़ गया। अब यहाँ पर ये तो फ्री तो थे कि वो खेत में काम करे या ना करे किसी लैंड ऑनर के अंडर में, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो लैंड ऑनर थे कुछ खेत दे दिया, खेत बोने के लिए दे दिया, तो उनसे वहां पर से टैक्स कलेक्ट करने लग गए। अब टैक्स कलेक्ट करने लग गए लैंड ऑनर को, तो बहुत ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था। 80% मान के चलो जो उसने उगाया, और तो उसको पूरा टैक्स दे देना होता था। 20% बच गया तो उसको अपने खाने के लिए रखते कि अगले के फसल के लिए बचा के रखते। तो उनके पास पैसा नहीं होता तो वो लोन लेते थे, फिर उसको चुका नहीं पाते थे। अब जब तक वो चुका नहीं पाते थे लोन को, तब तक उनको इसी खेत में इन्हीं लैंड ऑनर के, लैंडलॉर्ड के अंडर में काम करना होता था, जब तक वो उसको चुका नहीं देते थे। या ऐसे ऐसे करते करते उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी क्या हो जाती थी, वहां पर नौकर के रूप में काम ही करते रह जाते थे। तो अब इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोग पीजेंट यानी कि खेती किसानी को छोड़कर फैक्ट्रीज की तरफ जाने लग गए, और कुछ जो है वो आर्मी में शामिल हो गए। जो जार था, जो राजा था, उसकी आर्मी में क्या हो गए, कुछ लोग शामिल हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, एक कनेक्शन है, लिंक बन गया था कि जो किसान थे उन्हीं के कुछ बच्चे या उन्हीं के कुछ लोग जो है फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर गए, कुछ लोग आर्मी में गए। तो इनका जो कनेक्शन है, इनका जो बॉन्डिंग है, वो क्या हो गया, बहुत अच्छा हुआ करता था। तो जैसे मान के चलो एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वहां पर निकले, कोई कोई दूसरे कॉलेज में गया, कोई दूसरे कॉलेज में गया, तो अगर वो सब मिलेंगे तो उनके बीच में कनेक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही स्कूल से आए थे।
तो उसके बाद फिर ये सब अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो होने लग गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वर्कर जो हैं वो क्या करने लग गए, वहाँ पर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चले गए। लेकिन वहाँ पर जो फैक्ट्री में लेबर जो गए थे, वर्कर जो गए थे, उनका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ना उनको रहने के लिए, ना टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था थी, ना उनको पानी पीने के लिए जो क्लीन वाटर है वो दिया जाता था, और रहने का भी हालत उनका बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने अधिकार की डिमांड के लिए, अपने राइट्स के लिए लेबर यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया, मजदूर संगठन बनाने लग गए। ये क्या करते थे मजदूर संगठन, तो ये वर्कर्स के जो भी डिमांड्स रहते थे उसको राजा के सामने या अपने लीडर्स के थ्रू रखते थे। तो इसके बाद उन लोगों ने, अब देखो वहाँ पर क्या था, रसिया में क्या हुआ, रसिया में क्या था, रसिया में ऐसा सिस्टम था कि जार के अंडर में ही पूरा ये सब शासन चलता था। तो जार किसी को भी परमिशन नहीं देता था। वो जैसे हम लोग इंडिया में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, खुलेआम विरोध कर सकते हैं सरकार का, तो राजा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। तो उन लोग क्या करते थे, सीक्रेट मूवमेंट चलाने लग गए, छोटी छोटी पार्टियां बन गई सीक्रेट तरीके से। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, जैसे रिवोल्यूशनरी पार्टी हो गई, लिबरल पार्टी। ऐसे ही लोग क्या करते थे, छोटे छोटे कहीं कहीं पर जाकर अटैक कर देते थे, या लोगों के अधिकार के लिए क्या करते थे, नारेबाजी करते थे। फिर अब उसी समय 1905 में क्या होता है, एक घटना और हो जाता है कि जो जापान है और रसिया का युद्ध चलते रहता है। तो जापान से युद्ध में कौन हार जाता है, वार में रसिया हार जाता है। रसिया जो कि इतना बड़ा कंट्री था और छोटे से देश से, जापान से, वो हार जाता है। तो यहाँ पर रसिया के लिए एक शर्मनाक स्थिति हो जाती है। और जो यहाँ पर क्या होता है, फिर रसिया के ही लोग राजा का विरोध करने लगते हैं कि हम लोग इतने छोटे से क्या हो गए, देश से हार गए। और इनके अपने राइट्स के डिमांड के लिए इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे वर्कर्स और जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ। तो राजा ने उन पर, जो जार था उसने क्या कर दिया, ओपन फायरिंग करवा दी। ओपन फायरिंग करवा दी तो उसमें हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। और उस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन ये उनको मारा गया था उस दिन क्या था, संडे था, इसीलिए उसको ब्लडी संडे बोला जाता था। तो यहाँ पर सभी के सभी लोग क्या हो रहे थे, इससे नाराज हो रहे थे। किससे नाराज हो रहे थे, जार के रूल से। तो इन लोगों ने क्या किया, जार ने क्या किया, इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों के डिमांड पर एक पार्लियामेंट, एक टेम्पररी टाइप से क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया पार्लियामेंट, ताकि लोगों को लगे कि हाँ राजा क्या कर रहा है, अब अपना पावर कम करके लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहा है। तो उन लोगों ने संसद बना दिया, और इस संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूमा। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है एक बार कि रसिया के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो रसिया के पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। जैसे हम लोग संसद बोलते हैं ना, वैसे ही। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्टेड जो भी मेंबर्स वहाँ पर जाते हैं वो एलाइट क्लास ही लोग थे, मतलब कि लैंडलॉर्ड थे या पैसे वाले ही लोग थे। तो अभी भी ड्यूमा में केवल नाम का ड्यूमा था। वहाँ पर राजा के पास अगर कोई भी उनका बात पहुँचाया जाता, लेकिन राजा जो भी डिसीजन लेता था वो अपने ही से ही लेता था। वहाँ पर लोगों की बात सुनी नहीं जाती थी, या इसको केवल टेम्पररी ही बना दिया गया था लोगों को शांत करने के लिए। फिर 1914 में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। और 1917 में क्या होता है, ये रशियन रिवॉल्यूशन हमको देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को अक्टूबर रिवॉल्यूशन बताया था, याद कीजिए। अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या था, 1917 में ही रसिया, जर्मनी ने क्या कर दिया था, रसिया को हरा दिया था, और बहुत बहुत सारे रसिया का एरिया कब्जा कर लिया था, किसने, जर्मनी ने। तो अब यहाँ पर रसिया के लोग क्या चाहते थे, शांति चाहते थे, पीस चाहते थे। बहुत सारे जो आर्मी हैं वो क्या हो गए थे, रसिया के मारे जा चुके थे। उनके पास खाने की कमी हो गई थी। ठंड, वहाँ पर रसिया में ठंड बहुत रहता था, तो वो 3-4 साल से युद्ध कर रहे थे। तो सोल्जर्स भी परेशान थे। एक तरफ फार्मर्स हो गए, एक तरफ जो फार्मर्स हो गए, उसके बाद जो आर्मी हो गई, ये भी नाराज थी, वर्कर भी नाराज थे। तो सबका एक कॉमन क्या बन रहा था, गुस्सा जो है वो राजा के ऊपर बढ़ते जा रहा था। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या हो गया, इसने बहुत बड़ा रूप लिया, और यही आगे हम लोग देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के रूप में सामने आया। तो रसिया के जो लोग थे वो क्या करने लग गए, मास मूवमेंट करने लग गए, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन करने लग गए। वो क्या चाहते थे, उनके पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, फूड की, और वो शांति चाहते थे। अब वो युद्ध नहीं चाहते थे।
तो ऐसे देखते देखते लोगों ने क्या किया, वर्कर्स ने क्या कर लिया, अपना सोवियत बनाना स्टार्ट किया। सोवियत किसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये पंचायत के जैसा होता है। कुछ ग्रुप, जैसे मान के चलो बहुत सारे वर्कर्स हैं तो इनका एक ग्रुप बन गया और इसका एक कॉमन लीडर रहता जो उनके डिमांड को क्या करता, पूरा करता या राजा के सामने, सबके सामने रखता था। तो इसी वर्ड को क्या बोला गया था, सोवियत बोला गया था। ऐसे ही सोल्जर, आर्मी हो गए, और जो पीजेंट थे इन लोगों ने भी क्या कर लिए, अपने अपने सोवियत बना लिए और अपने अपने नेता चुन लिए। तो और धीरे धीरे ये राजा के सामने डिमांड स्टार्ट कर दिए। तो जार से, अब जार ने ये सब देखा तो क्या हो गया, जार को पावर से हटा दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्डिकेशन ऑफ जार। तो जार का जो पावर था, मतलब जो राजा का जो पावर था, जार किसको बोलते थे, किंग को बोलते थे। तो राजा का पावर अब धीरे धीरे लोगों की तरफ ट्रांसफर होने लग गया। तो वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्मी हो गए, इन सब, ये सब लोग चाहते थे कि ये जो पावर है किसके पास आ जाए, लोगों के पास में आ जाए। और जो राजा को हटाया गया था तो फरवरी का मंथ था, इसीलिए उसको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बोल दिया गया। एब्डिकेशन मतलब उसको रिमूविंग फ्रॉम पावर, पावर से उसको हटा देना। तो अब जब राजा पावर से हट जाता है तो वहां पर क्या होता है, ड्यूमा के पास में पावर चले जाता है। तो वहां जो जो भी मंत्री लोग रहते हैं, तो रिच या मिडिल क्लास के जो मंत्री लोग रहते हैं, मिनिस्टर्स लोग रहते हैं, उनके पास में पावर जाता है। लेकिन उन लोग पावर अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो वर्कर्स और जो पीजेंट थे, इनका एक जो सोवियत था, उनके अंदर से एक नेता निकल के आते हैं। इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम ध्यान रखना है। तो व्लादिमीर लेनिन जो है, ये क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। पार्टी बताया थे, बहुत सारी सीक्रेट पार्टी बन गई थी, तो उसी में से एक पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी आज ही इसी का शासन है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, सभी सोवियट्स को, जो आर्मी और ये वर्कर्स थे, इन सबको यूनाइट किया और उनके लीडर बन गए और पावर अपने हाथ में ले लिया। अब जैसे ही इन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया, तो इन्होंने क्या किया, बहुत जितने भी क्या थे, प्राइवेट जो मेंबर थे या जो लैंडलॉर्ड के पास में जो जमीनें थी, उसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। तो नेशनलाइज मतलब पूरा संपत्ति अब किसका हो गया, देश का हो गया। अब किसी पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड का या किसी आदमी का नहीं रहेगा, वो देश की संपत्ति हो गई। और उसने क्या कर दिया, ये जो लैंड थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पुअर पीजेंट्स में, किसानों में। और जो वर्कर्स थे इनको भी क्या कर दिया, अपने मैनेजमेंट दे दिया फैक्ट्री चलाने के लिए, कि फैक्ट्री का भी कोई मालिक नहीं रहेगा। अब जो भी करेंगे, जो मैनेजर रहेगा, वो मैनेज कौन करेगा, वर्कर्स ही करेंगे। और वर्कर्स को बहुत सारे फैसिलिटीज दिए गए। और जार से क्या कर दिया, जार से मुक्त कर दिया देश को। और जो भी कंट्रीज थे जिसने जो जार ने कब्जा रखे थे, जार ने जो भी कंट्रीज जीते थे, उसको भी क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो यहीं पर से फिर एक नया देश बनकर आता है, मतलब देश तो वही था, एक नया नाम निकल कर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसएसआर। ये यूएसएसआर क्या था, रसिया ही था, उसका नया नाम हो गया था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। तो यूनियन, सोवियत का यूनियन था, यूनियन मतलब संगठन, अलग अलग सोवियत बताया था ना अभी आप लोगों को, फार्मर्स का सोवियत हो गया, वर्कर्स का सोवियत हो गया, आर्मी का सोवियत हो गया। तो उन्हीं सब का क्या था, एक संगठन था, जिसका कॉमन नेम दे दिया गया यूएसएसआर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यूएसएसआर जो है ये नया कंट्री बन जाता है। कंट्री वही था, बस नाम चेंज हो जाता है। अब फिर ये क्या होता है, लेनिन बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। लेनिन के बाद में क्या होता है, लेनिन का डेथ हो जाता है, उसके बाद में एक नए लीडर आते हैं, स्टालिन। स्टालिन जो है वो बहुत, मतलब एक लीडर था, कम्युनिस्ट पार्टी का ही लीडर बनता है, किसके बाद में, लेनिन के बाद में। और एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है, मतलब फिर बाद में इसको भी इसके लोग इनके विरोध में हो जाते हैं। और तो स्टालिन का भी नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जब क्या हो गया, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, रसिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेजी से बढ़ने लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत था कि यहाँ पर पैसे वाले लोग कम थे। यूरोप में हम लोग देखते हैं तो पैसे वाले एलाइट क्लास, जो रिच पीपल्स थे, वो ज़्यादा थे। तो यहाँ पर यूरोप से लोग आकर इन्वेस्ट करने लग गए, जो पैसे वाले लोग थे। और रसिया धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गया। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ओपन किए गए, इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत सारी बिजली, जो बड़े बड़े बिजली बनाते हैं, जो पावर, उसमें बहुत सारी मशीनरीज को डेवलप किया गया, मशीन्स बनाए गए। तो ऐसे ऐसे करते करते, देखते देखते 1940 के आते आते तक, जहां 1920 में रसिया का हालत बहुत खराब था,
20 सालों में रसिया ने ऐसा प्रोग्रेस किया और लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए, यहाँ पर वर्कर्स को, पीजेंट्स को, सबको इक्वल राइट्स दिया गया और यहाँ पर एक कम्युनिज्म की थ्योरी दी गई। कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, इसको आगे और बताएंगे आप लोगों को कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में। तो कम्युनिज्म मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी का शासन नहीं रहेगा, या लैंडलॉर्ड्स का, या फिर जो पैसे वाले लोग हैं उनका शासन नहीं रहेगा। देश का जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेस हैं, उस पर सभी का समान अधिकार रहेगा, इक्वल राइट्स रहेगा सभी का, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे पीजेंट्स हों, चाहे वो आम आदमी हो या पैसे वाले हों। और लेकिन यहाँ पर कम्युनिज्म में सिंगल पार्टी सिस्टम की बात कही जाती है। सिंगल पार्टी सिस्टम मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टी नहीं होगा, केवल एक ही पार्टी है और उसी पार्टी में से अलग अलग लीडर हो सकते हैं और उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये था रशियन रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद एक ग्रेट डिप्रेशन करके एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। थैंक यू।